सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, सखाओं को मंजरी वर्मा और बुआ का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की आपको शुभकामनाएं और सुनने वाले सभी साथियों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई ये जो वर्ष शुरू हुआ है वो सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और जो अच्छे कल्याणकारी सपने हम देखें वो जरूर पूरे हों, यही हम चाहते हैं और हमारे साथी भी यही चाहते हैं और सभी को सफलता मिले। बिल्कुल, सफलता बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारा विषय भी बुआ। अच्छा, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि इसलिए विषय है, बल्कि सफलता का मार्ग जो है वो कैसा हो, सफलता का मार्ग क्या होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे जी। और परिवार की भी बात करेंगे हम जी, परिवार का प्रभाव बच्चों पर। और साथ में आज बुधवार है तो आज के दिन हम व्यंजन लेकर आते हैं जी। और अभी सभी सखियां भी हमें बताएंगे कि वो क्या क्या व्यंजन बनाएंगे, है ना जी। और आजकल क्या खास बना रही हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। और आज जो विशेष दिन है वो है सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है जी। ऐसा नाम जिन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, या यूं कहें कि पहली महिला होने का जो खिताब है वो उनके नाम गया, पहली महिला अध्यापिका। और इन्होंने है ही ये हम जानते हैं। और सावित्रीबाई फुले जी जो पहली महिला शिक्षिका बनने पर नारी शक्ति के बहुत कार्य किए और समाज सेवा भी बहुत करी और नारी शक्ति बहुत कुछ कर सकती है, ये बात दुनिया को दिखाई। विविध भारती और श्रोताओं नारी शक्ति की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है जी। और जिन्होंने एक ऐसी मशाल जलाई, ऐसी सोच को आगे बढ़ाया, ऐसे काम किए जिनकी जरूरत हम सभी को थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक मिसाल कायम की। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और जैसा कि अभी बताया ही है कि पहली महिला शिक्षिका रही हैं और जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं जी। और इसके साथ साथ वो समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानी जाती हैं। हमारे देश के पहले बालिका विद्यालय की पहले प्रिंसिपल होने का भी गौरव है उन्हीं के नाम। और पहले किसान स्कूल की भी उन्होंने स्थापना की थी। तो ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुश्किल काम किए और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं जी। और आपका जन्म, जैसे कि आज 3 जनवरी है तो उनका जन्म है और जन्म दिवस है। और सन 1831 में आपका जन्म हुआ था नायगांव, सतारा, महाराष्ट्र में। पिता का नाम खांदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई फुले था। साल 1841 में आपका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ था। जब वे स्कूल जाती थी तो विरोध में लोग उन पर बातें करते थे, पत्थर मारते थे उस पर। उस समय बालिकाओं यानी कन्याओं को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने पहल करी थी, स्कूल खोला था, तो वो अच्छा नहीं मानते थे, वो लोग ऐसा व्यवहार करते थे। बिल्कुल, वो चाहते थे कि ये भी न पढ़ाएं और बालिकाएं जो हैं हमारे देश की वो शिक्षित न हो। कहीं ना कहीं ये धारणा थी कि लड़कियां आगे बढ़ जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा और घर का काम कौन देखेगा, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां थीं और इसलिए लोग नहीं चाहते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन का उद्देश्य इसी को बना लिया और उसे पूरा करने के लिए जुट गई। और इसके साथ साथ उन्होंने छुआछूत समाप्त करना, विधवा विवाह शुरू करना या करवाना, बहनों के लिए मुक्ति की बात करना, महिलाओं को शिक्षित बनाना, इन सारी दिशा में वो काम करती रही और सतत लगी रही उसमें जी। और वो एक कवित्री भी थी। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया, उनके बारे में सोचा। और जब वे लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो लोग गंदी चीजों को उनके ऊपर फेंका करते थे, कीचड़ आदि मतलब उनके ऊपर फेंकते थे ताकि उनके कपड़े गंदे हो जाए और वो जिस काम से जा रही है वो पूरा ना हो। तो इससे बचने के लिए वो अपने मतलब एक साड़ी साथ में लेकर जाती थी और स्कूल में जाकर वो बदल लेती थी, तब वे बच्चों को पढ़ाती थी। और इन सब कहना चाहिए, इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं जाने दिया, हिम्मत नहीं हारी। कैसे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ कई क्रांतिकारी कामों को अंजाम दिया, उनकी सहभागिता पूरी की, यानी सहभागी बनी रही। और लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, पहला पुणे में खोला गया था। नारी मुक्ति आंदोलन की वो पहली नेता थी, उन्होंने नेतृत्व किया था।
और उन्होंने मजदूरों के लिए भी रात में स्कूल चलाया, जिससे वे अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ शिक्षित भी हो सके। जब लोग छुआछूत के कारण पानी से वंचित रहते थे, उस समय भी सावित्रीबाई फुले ने अपने घर का कुआं उनके लिए खोल दिया, कोई भी आकर पानी भर सकता था। यानी इस दिशा में भी उन्होंने कार्य किया। ये बहुत बड़ा कदम था उनका और बहुत साहसिक कदम था। इसके साथ साथ एक और साहसिक कदम उन्होंने उठाया। एक विधवा महिला जो थी, जो सही बात है कि अपने जीवन से परेशान होकर, त्रस्त होकर आत्महत्या करने जा रही थी, उनको उन्होंने रोका, उनकी डिलीवरी करवाई, उसके पुत्र को उन्होंने पाला पोसा, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई और बाद में वो पुत्र डॉक्टर बन गया। 1897 में जब पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, तो उन्होंने लोगों की बहुत सेवा करी और बाद में क्या हुआ कि उसकी चपेट में वो खुद भी आ गई थी और जिसके कारण उनको भी रोग हो गया था और 10 मार्च 1897 में उनका देहांत हो गया था। हमारे साथी ने भी कुछ इजाफा करते हुए लिखा है, जन्म के बारे में लिखा है। बालिका विद्यालय की पहले प्रिंसिपल थी, फिर इन्होंने वही सारी जानकारी लिखते हुए और भी आगे लिखा है कि कमजोर वर्गों को शिक्षित करने का प्रयास किया। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थी और उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। तो यानी कि पहली महिला कवि ये हुई जी। और उन्होंने जो ये कार्य किए हैं, तो वो उसका ही परिणाम है कि आज हम सब बालिकाएं हैं, शिक्षित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है उनका। तो जो मशाल वो लेकर आगे चली, उन्हें हम याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। सपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे तारे ने। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे तारे ने। ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यार
सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नजर, लुटे कोई मन का नजर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नजर बन के मेरा साथी साथी। साथी। तो देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं बुआ, परिवार अच्छा। का प्रभाव बच्चों पर। कहाँ जा रही हो? बस आपस में ही। अच्छा, मैंने आमने सोचा सामने, तुमने मतलब कहीं जा रहे हैं तो हमने कहीं और चल के बातचीत करनी है। नहीं नहीं, तो बातें तो हम यही करेंगे कि यही करेंगे तो भाई जी। चलो ये अच्छी बात है, स्पष्ट हो गया। तो बात फिर वही है कि बच्चों को अच्छा करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि परिवार में अगर हम अच्छा माहौल बनाकर रखें तो एक प्यारा से जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। परिवार का प्रभाव बच्चों पर दिखाई देता है। जैसी परिवार से बच्चों को शिक्षा मिलती है वो वही सब सीखते हैं। अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश, ये सब परिवार से ही मिलते हैं। हमारा संयुक्त परिवार होने के कारण बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। सभी के लिए आदर, प्रेम, सरलता, ये सब बच्चों में देखने को मिलते हैं। और जब तक स्कूल की पढ़ाई हुई तब तक बाहर के कोई मित्र भी नहीं रहे, सभी घर में ही एक दूसरे के मित्र रहे। उसका फायदा ये मिला कि सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे, दूसरी जगह अपना ध्यान भटकाया नहीं, आगे बढ़ने की एक अच्छी और सही दिशा मिली। और बुआ, परिवार जो है वो बच्चों की, सभी जानते हैं कि प्रथम पाठशाला होती जी। है, जहाँ सभी रिश्तों के संग वो सीखता है, बढ़ता है। उसकी जो इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं होती हैं सबसे, और जो उसकी आकांक्षाएं हैं ये कह लीजिए, और जो वो चाहता है करना, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, वो भी वो कहता है। और साथ में वहाँ पर वो नियम संयम सीखता है, आपसी व्यवहार को भी वो लोगों को देखता है कि वो लोग का आपस का क्या व्यवहार है। तो जैसा वो देखता है बच्चा, वैसा ही व्यवहार करना परिवार से ही सीख जाता है। तो भाई इसका मतलब तो यही है कि क्या क्या सीखता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं हमको वैसा घर में वातावरण बनाना पड़ेगा। उसके लिए कोई अलग से आप कोई ब्लैक बोर्ड लगाकर ये नहीं कह सकते कि क से कबूतर होता है। ये इस तरीके की चीज है जो संस्कार की बात होती है, जो आदतें हैं, तो उसी का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और परिवार में जो हो रहा होता है बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि बच्चे मिट्टी के कच्चे गोले जैसे होते हैं, आप जैसा उन्हें ढालिएगा वैसे ही वो ढलते जाएंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा है तो उस घर के बच्चे भी बड़े खुश मिजाज होंगे। गीत संगीत, हंसी मजाक, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, और सबसे बड़ी इंसानियत की भावना उनमें होगी। और जहाँ रात दिन तनाव रहता है वहाँ बच्चे भी चिड़चिड़े, एकाकी और अहंकारी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। और इसके संग संग कभी कभी बच्चे जो होते हैं कुंठित भी हो जाते हैं। केवल कभी कभी अहंकार जन्म लेता है और कभी कभी बच्चे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि दब्बू जैसे हो जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि हम बोलें कि नहीं बोलें, डरे डरे सहमे से रहते हैं। तो इस तरीके का जब व्यक्तित्व होता है तो जाहिर है कि आप भी समझ रहे हैं कि आगे कुछ भी वो नहीं कर पाएगा। समाज में हो, चाहे वो नौकरी में हो, किसी भी पेशे में वो जाएगा तो इस तरह से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अपनी बात कहने की उसके में हिम्मत ही नहीं होगी। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि गुजराती मुहावरा है, जेवू कुड़ामा कुवामा, जेवू कुवामा एवू एवड़ामा, यानी कि कुएं में जैसा पानी होगा वैसा ही पानी हौज में आएगा। यानी कि कुएं के बाद जो हौज बनाएंगे हम उसमें उसी तरह से पानी आएगा। तो एक बड़े कुएं का एक छोटा प्रतिरूप है ये हौज। तो जैसा उसमें पानी होगा वही तो आएगा। तो जो हमारी आदतें होंगी वही बच्चों में आएगी। तो इन्होंने यही लिखा है कि उसी तरह हमारे भीतर या परिवार के सदस्यों में जो सद्गुण या अवगुण होंगे या बोलचाल का जैसा माहौल होगा वो बच्चों को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही कहा है, कर सकता नहीं है, करता ही है। बिल्कुल ना। और इसी करने के साथ समय हो चला है बुआ एक अंतराल का, तो अंतराल ले लेते हैं। तो और भाई ये भी है कि बच्चे के जन्म से के पहले साल में पारिवारिक परिवेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे के पहले साल में ही घर के माहौल से इस बात का निर्धारण होता है कि बच्चा किस तरह
सकारात्मक रूप से विकसित होगा। शिशु के सकारात्मक मानसिक विकास में इस माहौल का महत्वपूर्ण योगदान है। पारिवारिक तंत्र का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर पहले कुछ सालों में बच्चे का माँ के साथ किस तरह का रिश्ता रहा। माँ के साथ रहकर ही शिशु परिवार के महत्व जान पाता है। इस दौरान बच्चे में भावनात्मक विकास होता है, माहौल में अपने आप को ढालना सीखता है। और ये भी लिखते हैं कि आजकल के बच्चों युवाओं में बढ़ती उद्दंडता का मुख्य कारण एकल परिवार है, जहां सिर्फ माता पिता के अलावा बड़ों में कोई साथ नहीं रहता, जिससे बोलचाल की भाषा खराब हो जाती है। बड़ों को इज्जत, छोटों को प्यार नहीं मिलता। पहले जब संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी तक लोग एक साथ रहा करते थे, घरों में कभी ताला नहीं लगता था, सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे, छोटे बड़ों में लिहाज होता था, एक दूसरे की जरूरतों में सब एकजुट होकर सहायता करते थे। जो लोग एकल परिवार में रहकर आए हैं, उन्हें व्यवहार आदतों में फर्क दिखाई पड़ता है। ये लिख रहा ऐसे परिवार में रहकर आए हैं, यानी कि संयुक्त परिवार में या एकल में, तो दोनों में फर्क तो दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि आपकी बात से हम सहमत जरूर हैं, लेकिन मंजरी बिटिया एक बात ये भी है कि बहुत सारे एकल परिवार में ये सारी बातें बच्चों में बताई जाती हैं, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ों को ही हम सम्मान दें। आप अपने घर में भी बच्चों से भी कुछ लोग बड़े प्यार से आप करके बात करते हैं, तो बच्चों में वो तहजीब, जो लहजा है, वो सब अपने आप भी आता है, वो भी लिहाज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो हम उनके लिए कुछ भी बोल दें, खराब बोल दें, या बोलचाल की भाषा जो है वो अच्छे शब्दों का प्रयोग ना करें, या सम्मानजनक बातों का मतलब प्रयोग ना करें। तो ये हम अपने बच्चों के किसी भी मतलब उम्र के लोग हैं, अगर हम एक सम्मान की भावना रखते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में जो सेवक सेविकाएं आते हैं, या हम घर में अखबार वाले भैया आते हैं, बिजली के बिल वाला कोई आते हैं, या प्रेस वाले भैया आते हैं, दीदी आती हैं, कोई भी आती हैं, तो उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो बच्चे उनसे सीख जाते हैं। क्योंकि अब जैसी की जरूरत है, जो समय है, तो अब हम सिर्फ ये कह के नहीं बच सकते कि संयुक्त परिवार नहीं है। संयुक्त परिवार होता तो हम ये सब तो बच्चे अपने आप सीख जाते। ये बात बिल्कुल है कि सीख जाते हैं उसमें अपने आप, लेकिन हम उस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमको सिखाना ही पड़ेगा। देखो, सिखाना पड़ेगा नहीं, फिर बात है, आप अपने आसपास देखिए, आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनसे आप व्यवहार जैसा कर रहे हैं वो बच्चों में आ जाता है। आपको उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। और जैसे कि परिवार में जैसे जो जिसकी भाषा बोली जा रही है, तो उसके साथ साथ जो हमारी और भी चीजें होती हैं, बाहर निकलने पे हमें कैसे बोलना है, वो भी बच्चों में बताना चाहिए। बार बार उसको बताएंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि हम घर में क्या बोल रहे हैं, हमें बाहर जाना है तो सामने वाले से कैसे बात करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसे ही सीखता है, तो हमें अच्छा व्यवहार ही बच्चों के सामने रखना है। बी गुड एंड लीव द रेस्ट ऑफ गॉड। हमारे साथी लिखते हैं कि हम लोग बचपन में एक सिद्धांत को सदा फॉलो करते हैं बचपन से, कि एक छोटे में हमारे मम्मी पापा सिखाते थे, और अब मेरे बच्चे भी करते हैं। हर कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा करते थे, बी गुड एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। तो भाई ये जो है ना, बहुत अच्छा लगा कि बी गुड एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। तो ये आप कर सकते हैं, यानी कि आप अच्छे बनिए। इसके लिए आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपके आसपास आपकी उम्र से ज्यादा का कोई है, या छोटा है, या बड़ा है। आप बस उसके लिए आदर का भाव रखिए, फिर देखिए कैसे कितना खुशनुमा माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और जैसा कहते हैं कि भाई बड़ों का आदर करना हो, या छोटों के प्रति सहृदय की भावना रखनी हो, अपनी चीज़ों को बांटना आना चाहिए बच्चों में। ये चीज़ भी हम बताएं उनको। और पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी जो सेवा भाव होती है, उसके भी बारे में उनको बताना चाहिए। जब हम करेंगे पशुओं से प्यार, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो फिर देखो, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। यही तो हम कह रहे हैं। अरे देखो, फिर वही वाली बात है, यही तो हम कह रहे हैं ना कि करिए, आप बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जब हम करेंगे तो वही करेगा। तो भाई पाठशाला में कोई बताता थोड़ी है, आप जैसे शिक्षिका करती हैं वैसे वैसे बच्चे करते हैं। तो बस हम शिक्षिका हैं, घर में शिक्षक हैं, वैसे ही करते रहिए। और माता पिता परिवार में दोनों का ही कर्तव्य होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे इस ओर ध्यान दे कि उनकी जो बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, तो उसके बारे में पूरा सजग रहें कि वो कितना जाके सीख रहा है क्लास में, और घर में आकर उसको कैसे कर रहा है। और नहीं करता है, नहीं पढ़ने बैठता है, तो आप उसको समय निकाल करके बैठाइए, पढ़े। तो शिक्षा के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको देखें, उस पर ध्यान रखें। और इस समय हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम एक गीत सुने और फिर आगे बढ़ें। जी।
तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताज महल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया। जुल्फ की हम जवां जंजीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। लेकिन भाई ये गीत तो ठीक है, लेकिन माता पिता की जो है ना झलक पूरी बच्चों में आती है, तो केवल शक्ल में नहीं आती है, आदत में भी आती है, चाल ढाल में भी आती है। केवल चलने के पीछे से भी देखकर आदमी समझ जाता है कि फलां का बच्चा जा रहा है बिल्कुल अपने पापा की तरह चल रहा है या अपनी माँ की तरह चलती है, झुकती है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती जुलती हैं, वो क्योंकि फिर बात आती है कि बच्चे जो है वो माता पिता का अनुसरण करते हैं। और एक लिखते हैं बुआ कि जैसा मतलब घरों में बड़े करते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। अगर माता पिता दादा दादी नाना नानी जी सेवा करते हैं और ऐसे अनेक कार्य करते हैं, तो अगर हम गलत करते हैं तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है अगर वो अच्छे कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, गलत करते हैं तो गलत। इसलिए पहली शिक्षा घरों से ही मिलती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपने कही है। और एक लिखते हैं कि भले ही आज समय बदल गया हो, लेकिन बच्चों के लिए परिवार का महत्व आज भी वही है जो पहले हुआ करता था। बच्चों के अंदर अच्छे शिष्टाचार और रिश्तों की समझ परिवार में रहकर के ही विकसित हो सकती है। लेकिन एक सच ये भी है कि बच्चे के विकास में परिवार के साथ और आसपास के लोगों का भी बहुत योगदान रहता है। ये कहावत एकदम सही है। बच्चे के जन्म के बाद आपके घरों में भले ही किलकारियां गूंजी हों, खुशियों की लहर पूरे गांव और रिश्तेदार के बीच होती है। अभिभावक बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, वही समाज और उनकी दूसरी पाठशाला माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सभी साथी लगभग यही लिख रहे हैं कि पिता अपनी तमाम जिंदगी तिल तिल जलता है ताकि उसके संतान का जीवन रोशन हो सके। तो वही लिख रहे हैं कि बच्चे के विकास में पिता का योगदान वही होता है जो एक पौधे के विकास में सूर्य का होता है। कुछ इन्होंने इसी तरह से लिखा, हमारे पिताश्री इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्होंने कष्टमय और संघर्षपूर्ण जीवन बिताया और अपने बच्चों को उनके मुताबिक मुनासिब मुकाम पर पहुंचाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसके पश्चात जब ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। बात चली बच्चों के विकास की, तो माता पिता
माँ और शिक्षा की भी चर्चा कर ली जाए। माँ का स्थान वही है जो पौधे के लिए भूमि और जल का है, और ये भी लिखा है कि शिक्षा का स्थान वही है जो पौधे के लिए खाद का है, लेकिन दुर्भाग्यवश कृत्रिम खाद के प्रयोग से हमने अपने खाद्य उपजों को के स्वाद को खो दिया है। उसी प्रकार मैकेनिकल या प्रणीत, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, मैकॉल प्रणीत पश्चिमी शिक्षा द्वारा हमारे बच्चे संस्कार विहीन हुए जा रहे हैं। तो देखो बात लेकिन ये है कि संस्कार हम अपने घर के अपने आदर्श प्रस्तुत करके बच्चों में दे सकते हैं, और बच्चे आज भी बहुत बहुत अच्छे भी निकल रहे हैं, बहुत संस्कारी हैं, बहुत ध्यान रखते हैं माता पिता का और उनकी बातें भी मानते हैं। और वो वहीं पर जो परिवार में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उनकी जो चर्चा बच्चों के सामने की जाती है, तो कई बार होता है बच्चों के मन पर एक बहुत अलग सी छाप पड़ जाती है, उनका मन कोमल होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो ऐसी दिक्कतों की बात है, बड़ी बड़ी बातें होती जो वो बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि बच्चों के दिल पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। और कई बार हम बात करते हैं कि जैसे कि पैसे की बात करते हैं, हिसाब किताब की बात करते हैं, तो वो भी बच्चों के सामने ना करें, जिससे कि बच्चों को समझ में ना आए कि भाई क्या क्या चल रहा है। क्योंकि अगर वो बच्चे आजकल तो खैर बहुत बच्चे तेज होते हैं, वो जान जाते हैं अच्छा पापा के पास में अच्छा पैसा है, पापा चलो ये दिला दो, तो वो उनकी आवश्यकताएं जो इच्छाएं वो बढ़ती जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की बातें थोड़ा सा उनके सामने नहीं करना चाहिए जी। और जैसे घर में जो तनाव की बात है, क्रोध कर रहे हैं या आप परेशान हैं, तो उदास हैं, तो बच्चे का वो भी बच्चे के ऊपर असर डालता है। तो ये तो बहुत ही खराब असर डालता ही है। बच्चे बताया शुरू में हमारे साथी ने जैसे लिखा था संदेश, तो बच्चे दब्बू हो जाते हैं, चिड़चिड़े भी रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो घर का वातावरण कुछ कुल मिलाकर एक तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को अच्छा संस्कार मिले, साथ में ये सब सिखाने की तो बात तो हो गई, लेकिन अब बात होती है कि बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण मिलना बहुत जरूरी है। बच्चा घर में आए तो अपने आप को महफूज समझे। और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बच्चे तो मस्त रहते हैं, नहीं, बच्चों को भी तनाव होता है, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ अपनी कक्षा में, कहीं रास्ते में, कहीं विद्यालय में साथियों से कुछ उनके भी बिना मतलब उनके मन का जब नहीं होता है तो जाहिर है कि उनको भी तनाव होता है। या अंकों का जैसे हम कहते हैं ना कि नंबर कम आया, ज्यादा आया तो हम बड़े परेशान हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे भी परेशान होते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो हम ये ना मानकर चलें कि बच्चे तो मस्त हैं, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा तनाव हम झेल रहे हैं और बच्चों के ऊपर हम बड़ा एहसान दिखाते हैं, देखो हम इतना पाल रहे हैं इसलिए तुम ठीक से रह रहे हो। तो मतलब इस तरीके के बच्चों के ऊपर दबाव ना बनाएं, और कहीं ना कहीं अगर उनके हाव भाव को भी पढ़ने की कोशिश करें। हर वक्त आप ये मत सोचिए कि बच्चा आपको बता देगा, आप उसको समझें कि हो सकता है आज ये तनाव में हो, तो ये सारी चीज को कैसे मैनेज करना है ये भी उसको सिखाना चाहिए। आप बच्चों के साथ एक दोस्ती जैसा व्यवहार रखें, और बच्चों को ये बताएं कि जब भी आपकी कोई समस्या हो, आप बाहर से आते हैं, तो हर छोटी छोटी बात को अपनी माता पिता से बताइए, जिससे आपका कोई दिक्कत होगी तो हम उसको हल कर देंगे। बिल्कुल, ये तो हो गई कहने की बात, लेकिन सचमुच आप क्या सचमुच उसको समय दे रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं कि आपने कहा अच्छा बताओ, और जैसे ही बताने लगा उसने कहा अरे रुको अभी हम वहां जाते हैं, दाल चढ़ा के आते हैं या एक कप चाय बना के लाते हैं, बैठते हैं, तब इत्मीनान से बात करेंगे। बच्चे क्या होता है कि उनको लगता है एक बार अगर मेरी बात कट गई तो भाई इनके पास तो समय ही नहीं है, इनको चाय बहुत महत्वपूर्ण लग रही है तो अब मुझे बताना ही नहीं है। तो कुछ बच्चे उससे मुकर जाते हैं और चिढ़ जाते हैं। तो जिस समय अगर उससे कुछ कहना शुरू कर रहा है तो आप देखिए कि महत्वपूर्ण क्या है। जब तक कि रसोई घर या कोई भी काम आपका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो आप बच्चे को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए और उसकी बात को तुरंत सुनिए, क्योंकि अक्सर कई बार बच्चे अगर देख लेते हैं कि अगर माँ ने बात नहीं सुनी, पिता ने बात नहीं सुनी, तो फिर कहना बंद कर देते हैं धीरे धीरे, और फिर हम बच्चों को दोष देते हैं। इसके संग संग एक बात और है कि कभी तो कह देते हैं कि हाँ अपनी समस्या बताओ, और फिर उसकी समस्या को कहीं ना कहीं उसी पर दोष लगाकर उसको वहीं समाप्त कर देता है। नहीं तुम फालतू की बात कर रहे हो, तुम्हारा ही स्वभाव खराब है, केवल तुम्हारे ही क्लास में तुम्ही की लड़ाई क्यों होती है? अरे आपको बाकी दोस्तों का कैसे पता ही नहीं है? तो हम उसको दोष दे देते हैं ताकि अब हमको जाना ना पड़े और कहीं इस समस्या से हमें उलझना ना पड़े। तो भाई ऐसा नहीं है, फिर बच्चे बताना बंद कर देते हैं। तो एक बात हो गई कि बच्चे बताएं नहीं, फिर सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो फायदा क्या ऐसा बताने से? तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल।
तो देखो हमारे साथी लिख रहे हैं, बहुत सारी बातें इन लोगों ने भी लिखी कि बिल्कुल सही, चाल ढाल ही नहीं स्वभाव भी जाता है माता पिता का जो है वो बच्चों के ऊपर। एक बात और कहा है कि सीधी सी बात कही गई है, जैसा बांस बसौरा वैसा ही सूप दौरा। तो भाई बांस बसौरा जो है जैसा होगा वैसा ही सूप दौरा मिलेगा। तो सूप तो लोग समझ गए होंगे, कि दौरा जो होता है वो जो छोटी छोटी जो डलियां होती थी उसमें जो बड़ा बड़ा होता है उसको दौरा कहा जाता है। तो दौरा उठा लाओ जैसे, तो जिसमें बहुत बड़ा बड़ा होता है, हाँ, तो वो दौरा हो गया। तो भाई वैसा ही सूप दौरा होगा जैसा बांस बसौरा होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत एक लाइन में सब कुछ समझा दिया। बहुत अच्छी जानकारी। तो एक लाइन में बिल्कुल इन्होंने इस कहावत के माध्यम से समझा दिया कि भाई जैसे माता पिता होंगे बच्चे वैसे ही होंगे। तो बाल बच्चों के लिए परिवार जो है, ये कहना कि एकाकी है संयुक्त है, असर करता जरूर है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अलग है और हमें इसको समझते हुए बखूबी उसे पूरा करना चाहिए। और देखिए सफलता की बात चली अगर, तो सफलता का जो मार्ग है, हाँ, तो सफलता तो सभी चाहते हैं, कुछ लोगों को आसानी से मिल जाती है और अच्छा सच में कुछ लोगों को मिल जाती है आसानी से। हम सोचते हैं कि उसको आसानी से मिल गई। तुमने इतना लंबा पॉज दे दिया कि हमने कहा कि वाह, तुम भी यही सोचती हो? नहीं, कुछ लोगों को आसानी से मिल जाती है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअल में उनके पीछे जो मेहनत होती है, जो वो जिस दिशा में मेहनत करते हैं, तो हमको वो जानना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे उसको तो बहुत जल्दी मिल गई ये सफलता। हम उसके पीछे की वजह भी जाने की कैसे मिली, कितना संघर्ष उसने किया है। और कहते हैं कि सफलता पाने की कोई भी चाबी नहीं होती है। आपको दिन रात की जब कड़ी मेहनत आप करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो जो तब जाके आपको वो सफलता मिलती है। और उसके लिए क्या होता है, जो आपके विचार हैं, आपका जो उद्देश्य है या लक्ष्य है, जो आप बनाना चाहते हैं, जिसका आपको करना चाहते हैं, उसकी योजना बनाए बराबर तरीके से, हाँ, तो ही आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि योजना बनाना बहुत जरूरी है, और जैसी योजना होगी वैसी ही फसल होगी। जैसे कहते हैं ना, जैसी मिट्टी आपने बनाई है वैसी ही फसल होगी। तो बीज जब रोपना है, यानी आपको अपनी जो भी काम करना है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उसके लिए जमीन तैयार करना बहुत जरूरी है। यानी कि आप योजना बनाइए कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, कब कौन सा काम करना है, उसका पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किसमें कितना पैसा लगाना है, कौन कौन सा मैन पावर चाहिए, यानी कि मानव शक्ति चाहिए। वो सारी चीजों की आपको तैयारी करनी होगी, चाहे वो आप मानसिक तौर पर करें या लिख कर करें, है ना? बिल्कुल। और सफलता पाने के लिए भाग्य के भरोसे बैठना या कोई आपकी मदद कर देगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। और क्या होता है कि भाग्य तभी साथ देता है जब आप कोई काम करते हैं, वहीं कोई कितने दिन आपकी मदद करेगा। यानी कि आप ऐसा सोच लें कि भाई वही हमारी मदद कर देगा, तो ऐसा हर बार नहीं संभव हो सकता है। एक दिन वो आपका हाथ खींच लेगा, तब आपको अपने आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कमजोर हो गया हूँ। मतलब एक तरह से आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। और इसके लिए आप जो है, आप इस तरह से अपने आप को ना बनाएं कि आप कमजोर लगे दूसरे के आगे। आप तो अपना कर्म करिए, उसके प्रति जागरूक रहिए और उसके लिए आप अनुशासित भी रहिए। क्या बात है। ये तो भाई देखो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है। तो हम यही तो कह रहे थे, तुमने कह दिया भाग्य के भरोसे रहना, तो हम योजना क्यों बनाएंगे? तो योजना बनाने के लिए भी तो क्या है भाई, सोचना होगा। भाग्य के भरोसे तो हम तो योजना ही नहीं बनाएंगे। तो भाई जब योजना बनानी शुरू कर दी, तो यानी कि आपके इरादे बहुत नेक है, और नेक के साथ साथ फिर पक्के होने चाहिए। और इस इरादे के साथ काम के जो मार्ग में है वो आप आगे बढ़ जाइए, प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे गति आएगी। अच्छा, एक बात और है कि हम शुरू में ही सब कुछ चाहते हैं कि हमें परिणाम दिखने लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि परिणाम बहुत धीमी गति से मिलते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहां पर परिणाम तुरंत दिखने लगते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपका काम कैसा है। तो आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको परिणाम अगर धीरे धीरे मिल रहा है, तो आप ये समझिए कि मिलेगा जरूर, लेकिन इसकी अगर यही स्थिति है तो ठीक है, उसके लिए तैयार रहिए और मन से पूरा तैयार रहना चाहिए। जो भी समस्याएं आए उनका हल कर निकालते रहें और उन्हें दूर करते रहें, और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये जो मसले हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे हल हो रही हैं और हमारा रास्ता जो है वो साफ हो रहा है। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि जो हम सोचते हैं तो उसको सोचते ही ना रहें जी, उस पर अमल भी शुरू करें कि नहीं, उसकी मतलब आप बनाते गए एक के बाद एक, ये करूंगा वो करूंगा, आप करना तो शुरू करिए, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। क्या बात है ना। और अपनी ऐसी सोच रखनी है कि मतलब आप क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे आसपास के लोगों को भी सुविधा हो, और तभी जो है आप अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे। और एक जहां पर जरूरत है कि आपको एक टीम बनाकर कार्य करना है, तो आप इस तरह की लोगों को इकट्ठा करें जो आपके काम को समझें और उसे आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकें।
और जैसे कि अगर व्यवसाय या किसी कंपनी की बात जी, है जी। तो वहां पर तो टीम वर्क होता है, तो उनका सहयोग, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आपको भी चलना होगा, उनकी बातों को भी समझना होगा, तभी आपकी कंपनी शिखर पर पहुंचेगी और आप सफल भी हो सकेंगे। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो गई टीम की बात, यानी सदस्य कई होंगे, ये निर्भर करता है कि आपका काम कैसा है या आप कौन सी चीज को चाहते हैं पूरा करना, किस काम को। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अकेले चलना है, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा अनुशासन की जरूरत पड़ती है। टीम की कहीं ना कहीं हमें खामियां भी नजर आती हैं कि अच्छा इसमें बड़ी दिक्कत होती है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, इसका स्वभाव नहीं ठीक है, ये तो बहुत अनुशासित है लेकिन ये नहीं है, ये आलसी है, लेकिन सबको लेकर चलना पड़ता है। वहीं पर अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको स्वयं जो मोटिवेशन जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है कि खुद को आपको प्रेरित करना है। आपके पास कोई आसपास नहीं है जो आपसे कह रहा है अरे भाई उठ जाओ, 9 बजे काम शुरू करना है, चाहे घर से निकलना है या कंप्यूटर या लैपटॉप खोलना है या कुछ भी करना है, तो बहुत दिक्कत होती है। यानी खुद ही को अपनी ऊर्जा में लाने के लिए आपको खुद उत्साहित करना पड़ता है। न कोई आपका इंतजार कर रहा है, न कहीं किसी से कोई कमिटमेंट है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको जागरूक करना बहुत मुश्किल काम है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि सफलता का मार्ग हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। आज के दौर में सफलता के लिए शिक्षित होना हर एक के लिए जरूरी है। आप जिस विषय में रुचि रखते हो उस पर उचित शिक्षा लेकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। ये इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस दिशा में आप चल रहे हैं, कि आप पहले ये देखिए कि जिसको कहते हैं ना कि आप चल तो रहे हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं कि नहीं। अब संसाधन से मतलब ये नहीं है कि कार है कि नहीं, अच्छा आपको मशीन खोलनी है तो प्लायर आदि है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप उससे शिक्षित हैं कि नहीं, जो काम आपको करना है उसको आता है कि नहीं आपको आता है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, तभी तो आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी चीज है कि आपको सिलाई का काम ही करना है, तो आपको सिलाई आती है या नहीं आती है, पहले सीख लीजिए। इन्होंने जैसे कहा कि पहले शिक्षित हो लीजिए उस दिशा में, तो ये भी अपने आप को पूरी तरह से लैस करना है, यानी तैयार करना है ना। और बुआ हम लोग गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, तब आगे बढ़ते हैं।
तो श्रोता हमारे लिखते हैं बुआ कि कोई भी सफलता उस काम में उसी के हिसाब से परिश्रम पर आधारित होती है। तन मन से किए गए काम में सफलता जरूर मिलती है। आज मैं बहुत दिन से घर से संबंधित बहुत से काम करने थे जो कि संकल्प किया था कि नए साल आने पर पूरा कर लेंगे, पर वो टल रहा था। पर 2 दिन से मैं जुट गई और काफी काम निपट गया। अभी कुछ बाकी है, उसे भी अब पूरा करना ही है। परिश्रम और समय दोनों ही चाहिए काम में सफलता पाने के लिए। क्या बात है। जब कोई काम पूरी लगन और हुनर से किया जाए तो उसकी सफलता तय है। सफलता के लिए जरूरी है कि पूरी लगन के साथ लग जाना। जैसे धरती में बीज बोया जाए तो वो जल्दबाजी नहीं करती है, समय आने पर ही पेड़ पर फल लगता है। इसी तरह पूरा मन लगाकर कार्य पर डटे रहने से सफलता जरूर मिलती है। गलती करो, खूब करो, पर वही गलती बार बार मत करो। गलतियों से हमें सीखना चाहिए तो सफलता की राह जल्दी मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात की है कि गलती तो होगी लेकिन खूब करिए गलती, लेकिन वो गलती बार बार ना हो, यानी कि उससे हम सबक लें और उसे छोड़कर फिर नई गलती के लिए तैयार हो जाए। गलतियां तो होती भाई गलती के लिए नहीं तैयार हो, लेकिन हाँ आप उतने ही लगन और उतने ही तन्मयता से काम में जुट जाइए। फिर कोई गलती होगी तो फिर ठीक है, तो उसको छोड़कर उससे सीख कर कुछ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और सफलता प्राप्त करने के अनेक सूत्र हैं। ऐसा लिखते हैं हमारे श्रोता कि आप जिस भी स्तर पर हैं उस स्तर के अनुसार आप सफलता का सूत्र गढ़ सकते हैं। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा। जीवन में आने वाली विपत्तियों के लिए तैयार रहना होगा। सफलता प्राप्त करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता हमारे जीवन को नई दिशा देती है। सफलता हमें स्वतंत्र बनाती है और हम सभी को जीवन में सफलता को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। सफलता हमें संपन्न, प्रसन्न और नई ऊर्जा प्रदान करता है। हम एक बहते हुए नदी की तरह बन जाते हैं जो सदा स्वतंत्र रूप से बहती रहती है। संघर्ष हमारे जीवन की सफलता को सार्थक बनाते हैं। क्या बात है, बहुत प्यारी बात आपने लिखी है। और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि जिस स्तर पर है उस स्तर के अनुसार आप सफलता का सूत्र गढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये भी समझ में आ रहा है कि जो हमारी क्षमता है हम उसी हिसाब से उस रास्ते पर आगे चलें। यानी लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें ये सब चीजें देखनी होगी कि हमारे पास किस तरीके की चीजें हैं, हमारा शारीरिक जो है बनावट वो उस लायक है कि नहीं। अब हम बहुत बड़े पर्वत पर चढ़ने का लक्ष्य साध लें और हम नहीं उतनी उम्र नहीं है या शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, तो फिर वैसा ही लक्ष्य आप साधिए। उसके संग संग आर्थिक संपन्नता की बात है, अपनी जरूरतें हैं, क्या वो जरूरी है या नहीं है। हम अनावश्यक रूप से बस मान लें कि हमें ये करना है, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ चीजें सोचना चाहिए। बिल्कुल, इन सब चीजों पर नजर डालते हुए ही हमें कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और लिखते हैं कि श्रोता कि किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेहनत, धैर्य और नियमों का पालन करना। सफलता पाने की चाहत हर व्यक्ति में होती है, लेकिन गलत फैसला, आलस्य, सही निर्णय न लेने या अन्य कारणों से हम अवसरों को खो देते हैं और इसका पछतावा जीवन भर होता है। सफलता के 5 मूल मंत्र हैं। मेहनत से पीछे ना हटें, धैर्यवान बने, समय पाबंद बने, आशावादी बने, लक्ष्य पर करें फोकस। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी धैर्य अगर हमारे में रहेगा तो लक्ष्य पर हम फोकस कर पाएंगे, थोड़ा सा भी उससे अलग नहीं होंगे। और अगर धैर्य रखते हैं तो जाहिर है कि लक्ष्य अगर अभी नहीं मिल रहा है तो भी हम अपना धैर्य बनाए रखेंगे और इंतजार करेंगे। उसके संग संग समय की पाबंदी बहुत जरूरी है, यानी कि समय के पाबंद हो, अनुशासन में रहना आना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें समय का जो प्रबंधन है उस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। समय सारिणी जो बना रहे हैं उस पर भी हमें स्टिक करना चाहिए, यानी उसको पूरा मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बना तो लिया लेकिन रोज उस पर टालते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फिर तो वैसे ही जो है मंजिल जो है वो भी दूर होती चली जाती है। तो मंजिल पाने के लिए जुटे रहना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल मंजिल तो मिलेगी ही। बिल्कुल। और हम सुन लेते हैं गीत। जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे
जब तुमको सजना, ओढ़ारूंगी मैं आंचल की छैया। सांझ पड़े जब थक जाओगे बलमा, ओढ़ारूंगी मैं गोरी गोरी भैया। डोलूंगी बनती चांदनी मैं तेरे अंगना, डोलूंगी बनती चांदनी मैं तेरे अंगना। जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। सारे जन्म को अब तो अपने तन पे, हाँ, ओढ़ी चुनरिया मैंने साजन की। खिली रहे मुस्कान तेरी फिर चाहे, ओ लुट जाए बगिया मेरे जीवन की। मैं जीवन छोड़ दूं, छोड़ना मैं तेरी गलियां। मैं जीवन छोड़ दूं, छोड़ना मैं तेरी गलियां। जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम तो ऐसे ही जो ऐसा है कि मतलब हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए जो है ना, ऐसे सर्दियां आती हैं तो जैसे गाजर है, हरी मटर है, ये सब लगता है कि बस सर्दी से कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। मतलब ये ना आए तो ये सब मिले ही ना, और ऐसे ही इंतजार रहता है पूरा साल भर ना कि हरी मटर कब आए। जैसे कि मटर कहते हैं, छीमी कहते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो बुआ बस आपका इशारा हम समझ गए, तो हम सोचते हैं हरी मटर की बर्फी क्यों ना आज व्यंजन में शामिल कर दी जाए। बिल्कुल, शुरुआत मिठाई से हो जाए। जी, तो इसकी सामग्री है कि हरी मटर 1 कप पिस्ते अंदाज से, देसी घी 3 चम्मच, मावा 2 कप, पिसी चीनी, मावा भाई जिसे खोया भी हाँ, कहते हैं खोया। जी, और पिसी चीनी आप आधा कप ले सकते हैं, नारियल का बुरादा आधा कप, हरी इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, और बादाम काजू आप अंदाज से 10-15 के हिसाब से ले सकते हैं। और अब इसकी विधि है कि मटर के दानों को आप छील करके ले लेंगे, धो लेंगे, फिर इसको मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर दरदरा सा पीसना है, थोड़ा मोटा सा। और इसमें बादाम पिस्ते को गर्म पानी में आपको अलग भिगो करके रख देना है, और उसको बाद में छील करके उनके भी टुकड़े कर लेने हैं और काजू के भी टुकड़े कर लेने हैं। अब आपको एक पैन गर्म करना है, उसमें घी डालना है, थोड़ा सा देशी घी, और मटर डालकर उसको भूनना है जब तक उसका पानी ना सूख जाए। और अब इसमें मावा भी डाल देंगे, और जब मावा थोड़ा सा भुनने लगेगा तो इसमें शक्कर और नारियल का बुरादा डालेंगे, और इसका भी पानी सूखने तक आप इसको पकाएंगे, चलाते रहेंगे। हाँ, और आंच आपको धीमी रखनी है इसमें। और इसके बाद इसमें आप जब पानी सूख जाएगा तो आप इसमें हरी इलायची और कटे मेवे आदि इसमें डाल दीजिए। हरी इलायची यानी कि छोटी वाली इलायची, जी हाँ, उसका पाउडर डाल दीजिए। हाँ। और आप जो जिस ट्रे में आपको जमाना है उस पे आप घी लगा के आप चिकना कर लीजिए, और सारी चीजें उस पर डाल दीजिए, सारी बर्फी मटर की, और जो आपने तैयार किया है, ये जो आपने सामग्री, हाँ जी, उसको फैला दीजिए। और उसके ऊपर थोड़े से कटे मेवे आप जो उसमें बचा के रखिए, सजावट के लिए रख दीजिए। और जब आपके
फ्रिज में ये सेट हो जाए तब आप उसको बर्फी के शेप में काट लीजिए। क्या बात है। जो मेवे अगर आप ऊपर से सजाने के लिए रखते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो बादाम और काजू को आप तल भी सकते हैं पहले घी में, तो उसकी खुशबू और सुंदर जो है वो थोड़ी सी अलग रहेगी और अच्छी लगेगी। वैसे तो आप कच्चा भी डाल सकते हैं काट के अपने हिसाब से, लेकिन उसको इस तरह से भी सजाया जा सकता है। लेकिन जो हरी मटर है उसको और भी बहुत तरीके से खाया जाता है, खासतौर से नमकीन जो इसकी बहुत सारी व्यंजन बनते हैं वो भी अपने आप में अनोखे होते हैं। और आजकल हम इसकी दाल खाते हैं, मटर छौंक के भी अच्छा लगता है, जो जीरे में छौंकते हैं, अदरक हरी धनिया डाल के वैसे भी बना सकते हैं। अदरक हरी धनिया डाल के, अदरक मतलब मटर जीरा तेल में जीरा डालते हैं और फिर थोड़ी सी अदरक महीन कटी हुई और मटर डाल देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा नमक और हरी धनिया बाद में डालते हैं जब वो पक जाता है। बाद में, वही तो हमने कहा, हमें लगा तुमने छौंक में ही जीरा और डाल दिया। भाई देखो, जीरा डालते हैं, अदरक डालते हैं, हरी मिर्च भी डालते हैं। हरी मिर्च अगर आप नहीं डालते हैं तो काली मिर्च जरूर डालिएगा, ये आपकी इच्छा पर है। और उसके बाद अगर पक जाए तो उसके बाद हरा धनिया डाल के सजा कर आप परस दीजिए। और इसी के संग संग जो है वो आलू की टिक्की भी बनती है जिसमें मटर भरी जाती है। गीत सुनते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये चांद ये सितारे कहते हैं मिल के सारे, आजा प्यार करें। ये चंदा बेरी देखे कैसे में बोलो कैसे करार करे। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। प्यार की लंबी राहें, बाहों में डाले बाहें, कहीं दूर चले। बैठे हैं घेरा डाले ये जालिम दुनिया वाले, हमें देख जले। जलता है तो जले जहां, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना।
अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि आलू की टिक्की बनाएंगे मटर भर के। हमारे साथी लिख रही हैं कि मटर का निमोना कुछ ज्यादा ही बच गया था। अभी हम लोगों ने निमोना बनाया ही नहीं, उन्होंने निमोना इतना बना लिया कि बच भी गया। देखो क्या बात है। अभी देखो हमारे मुंह में पानी आ रहा है। लिख रही है कि मटर का निमोना कुछ ज्यादा ही बच गया था। उसमें आटा, प्याज, थोड़ा नमक, धनिया पत्ती डालकर मैंने गूंथ कर घी के साथ गरम गरम पराठे बना लिए। चटनी के साथ सभी ने इसको बेहद स्वाद के साथ खाया। क्या बात। और भाई चटनी इन्होंने नहीं बताई कि हरी वाली बनाई थी कि टमाटर की बनाई थी, शक्कर वाली। बहुत अच्छा, पराठे अच्छे बना दिए उन्होंने, इस्तेमाल अच्छा कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो भाई आप मटर भर के भी पराठे बना सकती हैं, जैसे कि उसमें जैसे तुमने अभी घुगनी बताई थी वैसे बना के उसको थोड़ा सा पीस लें। बस ऐसे आप किसी भी भारी कटोरी से या वैसे भी आप थाली में फैलाकर पीस सकते हैं और उसको आटे में भर के बना सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि टिक्की जो है वो हम अगले कार्यक्रम में बता पाएंगे। आज लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।